हाय एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अगर आप एक iOS यूजर है तो आप माई डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, एंड अपने डाउट्स भी आप उसी ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्लायंस इन बैंक रेगुलेटरी कंप्लायंस का 4th यूनिट, दैट वाज कैपिटल एडुकेसी। इसके अंदर अभी तक हमने बेसल 3 के बारे में पढ़ा कि बेसल 3 के ऑब्जेक्टिव मेजर्स क्या थे। उनमें से हमने ट्रांजिशन कैसे की, बेसल 1 से बेसल 3 तक हम किस तरीके से पहुंचे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस क्या थी, ठीक है। क्रेडिट रिस्क के लिए जो कैपिटल चार्ज था वो हमने टॉपिक अभी शुरू करा था, आज उसको हम आगे करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज ये आज हमें याद रखनी है कि बेसल अप्रोच के 3 पिलर्स थे। 3 पिलर्स कौन कौन से? पिलर नंबर 1 दैट वाज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर नंबर 2 वाज सुपरविजन, पिलर नंबर 3 वाज मार्केट डिसिप्लिन। आज हम इन्हीं पिलर्स को डिस्कस करने वाले हैं, पिलर्स के ऊपर ही क्या करने वाले, बात करने वाले। ओके, तो ये सब हम देख चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क वाला टॉपिक हमने शुरू करा था। इसके अंदर भी हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए थे, लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज, अदर एसेट्स के ऊपर पोटेंशियल नॉर्म्स किस तरीके से लगेंगे, ओ बैलेंस शीट आइटम्स, नॉन मार्केट ओ बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में देखा कि गारंटीज के बारे में। आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टोटल काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। टोटल काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्या होता है? एनी रिस्क दैट विल अराइज ड्यू टू सम अदर पार्टी, उसको बोलते हैं काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। की काउंटर पार्टी से होने वाला क्रेडिट रिस्क, उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। ओके, सो जो ये रिस्क है वो जनरली कौन सी ट्रांजेक्शन्स में अराइज होता है? ओटीसी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटी फाइनेंसिंग की जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस केस के अंदर काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होता है कि आपको एक कंडीशन, एक पीरियड दिया जाता है, या लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कि फॉर अस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई विल बाय दिस सिक्योरिटी एट दिस प्राइस। बट अगर सपोज मैंने किसी को लोन दिया है और क्रेडिट रिस्क अराइज हो रहा है, वो काउंटर पार्टी अपना जो पार्ट है वो प्ले नहीं करती, तो मेरे ऊपर क्या अराइज हो जाता है? काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है। तो उसको किस तरीके से डील करना है हम वो देखने वाले हैं। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है कि एक तो जो ये ट्रांजेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये करंट एक्सपोजर टू मार्केट वैल्यू, करंट एक्सपोजर है मार्केट वैल्यू की तरफ हमारा एक रिस्क जनरेट करता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? मार्केट के अंदर लिस्ट होते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर क्या आता है? एक करंट एक्सपोजर टू मार्केट वैल्यू आ जाता है। ओके, इन ट्रांजेक्शन जैसे अभी मैंने बोला कि सपोज मैंने एक डील करी है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल बाय दिस सिक्योरिटी दिस पॉइंट, दिस प्राइस। तो वो मैं क्या करूं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या है? एक एसोसिएटेड रैंडम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर मार्केट वैल्यू की, फ्यूचर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो उससे क्या है कि पोटेंशियल फ्यूचर मार्केट लॉस हमें हो सकता है, क्योंकि सपोज मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आज तुझे $72 पे $72 का $1 ₹72 पे $1 तुझे बेच रहा हूँ। इन फ्यूचर में तेरे से $70 पे वापस लूंगा, ठीक है। बट सपोज अगर डॉलर का प्राइस और डाउन हो जाता है, बट मुझे तो ₹70 इन फ्यूचर पे करने ही पड़ेंगे, तो मुझे क्या हो सकता है? पोटेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस तरह की क्या है? रिस्क रहते ही हैं। उसके अलावा जो ये ट्रांजेक्शन है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स होती है, एक पेमेंट के बदले दूसरी पेमेंट, या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बदले दूसरी पेमेंट। लाइक जैसे मैंने डॉलर कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी जगह मैं एक शेयर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि आफ्टर 3 मंथ्स, लाइक रिलायंस है कि रिलायंस का शेयर मैं जितना भी प्राइस होगा मैं तेरे को ₹2200 दूंगा उसके। तो मैंने क्या कर लिया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर मैं एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कर रहा हूँ इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट। तो वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट क्या है? बनती है, ठीक है। उसके अलावा इन ट्रांजेक्शन में क्या कि कई बार हो सकता है कोलेटरल भी ली जाए। कोलेटरल किस लिए ली जाए? ताकि अपने रिस्क को क्या किया जाए? मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। जनरली जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है वो किस लिए यूज होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इनका काम कम आता है, ये कम जनरली क्या छोटे पीरियड के लिए ही यूज होते हैं। इनके अंदर क्या नेटिंग ऑफ की जा सकती है। नेटिंग ऑफ मतलब वही कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू के साथ नेट करके जो नेट वैल्यू उसको हम अपना क्रेडिट एक्सपोजर देख सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट से हम बोल रहे हैं कि मार्केट पे लिस्टेड है, तो मार्केट को क्या है कि आपको मार्क टू मार्केट वैल्यू पे इसको क्या लेके आना है? उस पर वैल्यू करना है, फ्रीक्वेंटली उसको क्या करते रहना है? वैल्यू करते रहना है। अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रीमार्जिनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक मार्जिन अप्लाई किया जाता है। अगर वो हमें लगता है कि एग्जॉस्ट होने वाला है तो हम क्या करते हैं? उस पर रीमार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डिफॉल्ट रिस्क कैपिटल चार्ज फॉर सीसीआर। डिफॉल्ट रिस्क कैपिटल चार्ज फॉर सीसीआर। सीसीआर इज बेसिकली काउंटर, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा
काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, उसके अंदर जो डिफॉल्ट रिस्क है कि डिफॉल्ट रिस्क बेसिकली सामने वाली पार्टी अपना पार्ट प्ले करने से ही मना कर दे, अपना सामने वाली पार्टी अपना पार्ट ही प्ले ना करे। तो उसके अंदर जो हमारा डिफॉल्ट रिस्क आता है उसको किस तरीके से डील करना है, उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि जो एक्सपोजर अमाउंट है उसके अंदर हम निकालेंगे CEM, करंट एक्सपोजर मेथड, जो हमने पढ़ा था कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज को लेना है, उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आना है और उसको CCF से मल्टीप्लाई करना है तो CEM निकलता है। तो हम करंट एक्सपोजर मेथड इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा करंट एक्सपोजर मेथड के थ्रू जो हमारी क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट आएगी उसको हमने क्या करना है, जो भी हमारे लीगली वैलिड या एलिजिबल कोलेट्रल्स जो हमने लिए थे उनमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको हमने किस पे लेके आना है, मार्क टू मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके आना है। बेसिकली क्या करना है, आपने अपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी करंट पॉजिटिव जो पॉजिटिव वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी मार्क टू मार्केट वैल्यू को उठाना है, उसको इकट्ठा करना है और उसके अंदर जो भी कोलेट्रल जो एक्सेप्ट हो चुके बाय लीगली एंड फाइनेंशियली जो गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग जो कोलेट्रल एक्सेप्ट हुए उसमें से माइनस करना, और जितना वो बन जाएगा, वो जितना बच गया वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल चार्ज बन जाने वाला है। ठीक है, इसके अंदर भी वही है कि हमने नोशनल अमाउंट नहीं लेनी है, हमने इफेक्टिव अमाउंट लेनी है, जो वही हमने पुरानी एग्जांपल ली थी 1 मिलियन और 2 टाइम्स की, तो 1 मिलियन की जगह हम 2 मिलियन को कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ रही है, कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट मार्क टू मार्केट काउंटर पार्टी रिस्क लॉसेस। ये टॉपिक क्या कहता है कि जैसे हमने OTC डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ा तो उसके अंदर रिस्क आ सकता है, रिस्क के अंदर हमने किन किन चीजों को नहीं लेना है, जब वो रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं तो किन किन चीजों को नहीं लेना है। अगर काउंटर पार्टी जिसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है वो सेंट्रल काउंटर पार्टी है, जो हमने जो एज अ क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, उसके साथ होने वाले ट्रांजेक्शन्स को हमने क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स है जो सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होते हैं उनको भी हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर में वही आता है कि सिक्योरिटाइज एक्सपोजर की जो एसेट सिक्योरिटाइज हो चुकी है उनके ऊपर अगर उनके ऊपर हमने कोई एक्सपोजर दिया हो तो उसको किस तरीके से डील करना है। तो सबसे पहले तो जो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर है उनको वोवले सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या हो सकता है, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर के भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा पार्ट जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, सेकंड पार्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा। दोनों के बारे में हम डील करेंगे। तो जो तो देखो पार्ट पूरा कर गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसने सेटिस्फाई कर दी, तो उसके ऊपर तो जो प्रोटेंशियल नॉर्म्स है वो लगने हैं, वो उसको एग्जैक्ट टू एज टू है जो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर के प्रोटेंशियल नॉर्म्स है उसको वो फॉलो करने हैं, क्योंकि उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर ली। जब उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर ली तो वो सिक्योरिटाइजेशन ही बन गई। ओके ठीक है, तो जो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कैन इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, इग्नोर दिस, कैन इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि इसके अंदर है, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो बेसिकली बैंक अगर सिक्योरिटाइजेशन में एक सिक्योरिटाइजेशन की तरफ एक इन्वेस्टर है, उनका क्रेडिट फाइनेंसर है, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, अंडरराइटर है, या क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स के लिए उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इनमें से वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि बैंक क्या है, सिक्योरिटाइजेशन की तरफ जो रिस्क आते हैं उन रिस्क की तरफ क्या है, एक्सपोज्ड है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो उसे प्रुडेंशियल नॉर्म्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर को क्या करना है, फॉलो करना है। वो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज कोई कैश कोलैटरल्स दिए जाते हैं तो कैश कोलैटरल्स को भी किसका पार्ट माना जाएगा, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर का पार्ट माना जाएगा। और उसके अंदर भी जो रेगुलेटरी कैपिटल जो रिकमेंडेड है फॉर द सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर वही हमने काउंट करनी है। उसके अलावा जो रीपरचेज सिक्योरिटाइजेशन एग्रीमेंट्स होंगे या रीपरचेज सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स होंगे उनको एज अ रिटेन्ड सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर हमने क्या करना है, मेजर करना है, उसको उसकी तरह क्या करना है, डील हमने करना है। ठीक है, उसके अलावा सपोज अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन हुई बट वो डी रिकॉग्नाइजेशन कैटेगरी को फॉलो नहीं कर पाती, ठीक है, तो उन्हें जो हमने अगर वो कैटेगरी फॉलो नहीं कर पाती, क्वालिफाई नहीं कर पाती, तो हमने उसको एज अ सिंपल एसेट की तरह ट्रीट करना है। हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये जो एसेट है ये कभी सिक्योरिटाइज हुई नहीं थी और उसके जो पोटेंशियल नॉर्म्स है वो उसके अकॉर्डिंग हमने डील करने हैं कि अगर ये एसेट्स सिक्योरिटाइज नहीं होती तो हम क्या पोटेंशियल नॉर्म्स फॉलो करते, हमने इस तरह की कैटेगरी के अंदर सेम पोटेंशियल नॉर्म्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा गेन अराइज होता है ऐसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर तो हमें उसको क्या करना है, टीयर 1 कैपिटल में से रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर की तरफ बैंक किस किस तरह से एक्सपोज हो सकता है, एज ए इन्वेस्टर, एज अ क्रेडिट एनहांसर, एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एज अ अंडरराइटर, एज अ प्रोवाइडर ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स। अगर इनमें से कोई सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है तो वो क्या सिक्योरिटाइजेशन रिस्क की तरफ अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। उसमें भी अगर जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर लेती है तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर जो पोटेंशियल नॉर्म्स है वो कौन से लगेंगे, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर के पोटेंशियल नॉर्म्स लगने वाले हैं। बट अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती तो हम उसको इस तरीके से डील करेंगे कि वो एसेट कभी सिक्योरिटाइज की ही नहीं गई थी।
और अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो उसको एज्यूम ही हमने ये कह रहा है कि कभी उसे सिक्योरिटाइज किया ही नहीं गया था, तो जो भी पोटेंशियल नॉर्म्स है, एक्सपोजर नॉर्म्स है, वो कौन से लगेंगे, नॉर्मल एसेट्स वाले ही लगेंगे, सिक्योरिटाइजेशन वाले नॉर्म्स नहीं लगेंगे। एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा गेन अराइज इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, इन्हीं सिक्योरिटीज के ऊपर कोई गेन अराइज होता है, तो उसको हमने क्या करना है, टीयर 1 कैपिटल में रिड्यूस कर देना है जब हम अपनी कैपिटल टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पोजीशन इन द बैंकिंग बुक। सो बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है कि सपोज मैं बैंक हूँ, मैंने किसी को लोन दे रखा है, मुझे डर है कि ये सामने वाला बंदा हो सकता है मुझे पैसे ही ना दे के जाए, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए प्रोटेक्शन खरीद सकता हूँ। बेसिकली मैं अपने क्रेडिट का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। तो मैं क्या जो बंदा अपने क्रेडिट का इंश्योरेंस करवा रहा है उसको बोलेंगे प्रोटेक्शन बायर, सामने वाला जो प्रोटेक्शन बेच रहा है दैट विल बी द प्रोटेक्शन सेलर। तो इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, प्रोटेक्शन बायर, प्रोटेक्शन सेलर। इसके अंदर डीलिंग क्या होती है कि सपोज इनकेस जिसको मैंने लोन दिया वो बंदा डिफॉल्ट कर देता है, तो जो प्रोटेक्शन सेलर है जिसने मुझे प्रोटेक्शन बेची है, तो जो अल्टीमेट लाइबिलिटी है वो प्रोटेक्शन उसकी आ जाएगी, प्रोटेक्शन सेलर की। जो मुझे पैसे रिकवर करवाने की जिम्मेवारी है वो किसकी आ जाएगी, प्रोटेक्शन सेलर की आ जाएगी। तो इन केस ऐसा कोई केस उठता है तो उसके अंदर जो हमने एक्सपोजर है वो पर्सन की तरफ ना देखते हुए जिसको मैंने लोन दिया है, मैं किसका देखूंगा, प्रोटेक्शन सेलर का देखूंगा। द रिस्क एक्सपोजर विल बी डीम्ड टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोटेक्शन सेलर, कि प्रोटेक्शन जिसको मैंने लोन दिया था, जो बोरोअर था, उसकी जगह किसने ले लिया, प्रोटेक्शन सेलर ने ले लिया। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे जो पैसा है वो प्रोटेक्शन सेलर से ही लेना है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो चुकी हो, कि सीडीएस के अंदर जो एग्रीमेंट्स के अंदर जो गाइडलाइंस हो वो उनको प्रॉपर फॉलो हो। सेकंड, रिस्क वेट एक्सपोजर टू द प्रोटेक्शन सेलर शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने जिसको लोन दिया उसकी तरफ जो मेरा रिस्क वेट आ रहा था दैट वो आ रहा था सपोज 100 का रिस्क वेट आ रहा था उसका, बट जो मेरा प्रोटेक्शन सेलर है उसका वेट आ रहा था 125। तो रिस्क तो ऐसे केस के अंदर जो एक्सपोजर है वो मैं किस पे मानूंगा, बोरोर पे ही मानूंगा, क्योंकि जो प्रोटेक्शन सेलर है वो मुझे ज्यादा रिस्क दे रहा है। ठीक है, बट अगर इसको ऑपोजिट होता, जैसे इसी केस में मेरा जो रिस्क है वो आ रहा था बोरोर की तरफ आ रहा था 100 एंड रिस्क प्रोटेक्शन की तरफ आ रहा होता सिर्फ 75, तो मैं जो अपना एक्सपोजर था वो किसकी तरफ मानता, प्रोटेक्शन सेलर की तरफ मानता। ठीक है, उसके अलावा दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में कोई मेच्योरिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने लोन लिया, उस लोन की मेच्योरिटी थी 3 साल, बट जो प्रोटेक्शन सेलर के साथ सीडीएस है उसकी मेच्योरिटी सिर्फ 1 साल के अंदर है, तो उस केस में भी मैं आप ये नहीं कह सकता ना कि मेरा सारा का सारा रिस्क किसकी तरफ एक्सपोज हो गया, प्रोटेक्शन सेलर की तरफ। उनमें मेच्योरिटी का क्या होना, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज पहली दो कंडीशन है जो कि या तो कंडीशंस नहीं मैट हुई या जो वेट था वो बोरोवर का ज्यादा था, तब हम उसको क्या मानेंगे, तो जो पूरी एसेट है उसके जो स्पेसिफिक रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है, वो किसके हो जाएंगे, काउंटर पार्टी के हो जाएंगे, प्रोटेक्शन सेलर के नहीं माने जाएंगे। ठीक है, बट अगर सपोज कंडीशन 3 नहीं मैट होती कि दोनों की मेच्योरिटी के अंदर मिसमैच होता है, तो जो क्रेडिट प्रोटेक्शन वाला पार्ट है उसको अलग निकाल लेंगे, अनक्रेडिट प्रोटेक्शन वाला अलग निकाल लेंगे, और उनके बेसिस पर उनको क्या देंगे, रिस्क वेट देंगे। और जो हमने क्रेडिट प्रोटेक्शन दी उसको विद रिगार्ड्स टू एसेट या मेच्योरिटी के हम एडजस्ट करेंगे, कि ये नहीं है कि आपने क्रेडिट पार्ट, तो जैसे एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3 साल और 1 साल की। ठीक है, तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड हुआ, जो मैंने एसेट रिकॉग्नाइज करी, उसमें जो भी मेरा सिक्योर्ड पोर्शन था उसको ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स की दोनों की मेच्योरिटी में डिफरेंस है, उसके बेसिस में उसको एडजस्ट करूंगा कि जो मेरा क्रेडिट रिस्क है उसके अंदर क्या इस चीज का क्या आने वाला है, इफेक्ट कितना आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट। एक्सटर्नल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कुछ ना क्रेडिट एजेंसीज क्या है, आरबीआई के द्वारा डिसाइड की गई है कि ये एजेंसीज हैं जो बोरोवर्स को रेटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स ने हर बोरोवर का थोरो चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो देयर आर एक्सटर्नल एजेंसीज जो बैंक्स के लिए या आरबीआई के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ये काम करती हैं, उनको क्रेडिट एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं। उन क्रेडिट रेसिस के बेसिस पे बैंक्स क्या करते हैं, बोरोवर को जज करते हैं, और उसी जजमेंट के बेसिस पे उन्हें क्या दिया जाता है, कितना उन्हें एक्सपोजर देना, किस रेट्स पे देना, वो चीजें उनकी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ही डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट। जो बैंक अंदर से कराता है दैट इज इंटरनल क्रेडिट असेसमेंट, जो बाहर से होता है दैट इज एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट। एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट के अंदर सबसे पहले आरबीआई के द्वारा कुछ डोमेस्टिक क्रेडिट एजेंसीज को क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि ये कर सकते, ये क्रेडिट एजेंसीज हैं, वो रिस्क वेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग्स क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, उसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो भी मेन है वो कौन कौन है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड एंड क्रिजाइल, आईसीआर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड एंड समेरा। ठीक है, डोमेस्टिक के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज भी क्या है आरबीआई के द्वारा डिसाइड की गई हैं, वो कौन कौन सी है, फिच, मूडीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ये कुछ क्रेडिट एजेंसीज हैं जो डिसाइड नोटिफाई की गई हैं बाय द आरबीआई
कि ये रिस्क वेटिंग के पर्पस के लिए बोरोअर्स को क्या है, क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ना है कि जो हमने क्रेडिट रेटिंग्स पढ़ी उनका स्कोप क्या क्या है, कि वो कहाँ कहाँ पे लगने वाली है, उनकी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैंक्स हैं उनको अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिसाइड करनी है। ये नहीं कि वो कभी किसी क्रेडिट एजेंसी से डील करे, कभी किसी से। उनको एक क्रेडिट एजेंसी डिसाइड करनी है और उसको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। वो एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, बट उनको वो चीज डिसाइड करके रखनी है कि हम एक से डील करने वाले हैं, एक से ज्यादा से डील करने वाले हैं। बार बार आपने उसको क्या है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, एंड सपोज क्रेडिट रेटिंग आपने एक कॉर्पोरेट है, उसके लिए आपने क्रेडिट रेटिंग एक यूज कर ली, तो अगर आप उसको कोई ओवर एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ये नहीं कि क्रेडिट रेटिंग किसी और एजेंसी की किसी और करेंसी की किसी और एजेंसी की लोगे। एक बोरोअर के लिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो एक ही क्रेडिट एजेंसी की होनी चाहिए, बट इसके एक एक्सेप्शन तब आती है। बट सपोज आप जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उसको हमने एक लोन प्रोवाइड करवाया। ओके, ठीक है, जो हमने लोन प्रोवाइड करवाया, लोन के अंदर उसको दो पार्ट चाहिए थे। 1 सेकेंड, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी को लोन प्रोवाइड करवाया। कंपनी को जो लोन था, उस कंपनी को दो चीजें चाहिए थी। सपोज उसको एक चाहिए था लोन, एक उसको चाहिए था पीसी दैट इज पैकिंग क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट के केस में यूज होता है। ठीक है, तो हमने लोन के लिए जो क्रेडिट एजेंसी यूज की, सपोज वो हमने की क्रिजाइल। ठीक है, बट क्रिजाइल है जो, जब हम उसको पैकिंग क्रेडिट देना चाहते हैं फॉर द एक्सपोर्ट, तो कंडीशन क्या है कि हमने उस टाइम भी कौन सी एजेंसी यूज करनी है, क्रिजाइल यूज करनी है। बट सपोज जो क्रिजाइल है वो पैकिंग क्रेडिट के लिए क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड ही नहीं करती, तो उस सिर्फ स्पेसिफिक केस के अंदर हम अलग क्रेडिट एजेंसी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फॉर अ कॉर्पोरेट तो हमें क्या है, फॉर एक वन कॉर्पोरेट तो हमें वन एंटिटी, वन कॉर्पोरेट, वन क्रेडिट एजेंसी ही हमने क्या करनी है, यूज करनी है। ठीक है, उसके अलावा सपोज एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है। रिलायंस के अंदर हम दो कंपनीज लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो। अगर एक एंटिटी ने क्रेडिट असेसमेंट की है जियो की, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे रिलायंस की क्रेडिट असेसमेंट है। तो आपको जो रिस्क वेट है वो हर एंटिटी का ग्रुप में जितनी भी एंटिटीज है उनके जो रेटिंग्स है वो अलग लेनी है और अलग रेटिंग के बेसिस पर रिस्क वेट प्रोवाइड करना है। जैसे इस एग्जांपल में जियो की जो क्रेडिट रेटिंग है उसके बेसिस पे आप पूरे रिलायंस ग्रुप को रिस्क वेट नहीं असाइन करोगे, आप उसके बेसिस पे सिर्फ जियो को रिस्क वेट असाइन करोगे। तो उसके अलावा जो ग्रुप एंटिटीज होंगी, जो एंटिटीज ग्रुप्स के अंदर एंटिटीज हैं, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स आएगी उनके बेसिस पे उनको इंडिविजुअल रिस्क वेट क्या करे जाएंगे, असाइन किए जाएंगे। जो डी हमारा पॉइंट है वो इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट रेटिंग्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले बैंक्स को जो अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनके नाम को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके अलावा जो क्रेडिट रेटिंग आती है उनके बेसिस पे क्या क्या रिस्क वेट असाइन किए जाते हैं बैंक्स को, वो भी डिस्क्लोज करना है। लाइक जैसे क्रिजाइल है वो जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है, तो लाइक AAA, AA, सिंगल ए, BBB, उस तरीके से क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड होती है। एंड इन रेटिंग्स के बेसिस पे कितना रिस्क वेट असाइन किया गया आपको वो बताना है। किस एजेंसी की आपने क्रेडिट रेटिंग यूज करी आपने वो भी बताना है। ठीक है, जो अगर कोई क्रेडिट एजेंसी है उसके बेसिस पे हम रिस्क वेट असाइन कर रहे हैं, तो अगर वो उस चीज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो उन्हें किन किन कंडीशंस को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भी एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट हुई उसके अंदर जो एंटायर अमाउंट है, जितना भी एक्सपोजर है उसको कंसीडर किया गया हो और उसके ऊपर क्या हो, कमेंटिंग हो, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या हो, रेटिंग प्रोवाइड की गई हो। सेकंड, जो रेटिंग है वो एक्चुअली रिसेंट होनी चाहिए एंड वो क्या है, पीरियोडिकली बेसिस पे अपडेट होनी चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 15 महीने के अंदर आपको एक बार क्या है उस रेटिंग को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, अगर सपोज कोई एसेट है जिसकी जो मैच्योरिटी है वो एक साल या उससे कम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म रेटिंग यूज कर सकते हो। एक साल से ज्यादा तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रेटिंग्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जब बात आती है कैश क्रेडिट एक्सपोजर की, सीसी एक्सपोजर के अंदर, सीसी एक्सपोजर को जनरली हम क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मान रहे हैं तो हम क्या कौन सी यूज करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म रेटिंग्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, एंड सपोज इन एनी केस अगर आपके पास शॉर्ट टर्म रेटिंग्स नहीं अवेलेबल है तो आप लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शॉर्ट टर्म रेटिंग की जगह यूज कर सकते हो और उनको क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉन्ग टर्म रेटिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है यूज ऑफ अनसोलिसिटेटेड रेटिंग्स। अनसोलिसिटेटेड रेटिंग्स क्या होती हैं, ऐसी रेटिंग्स जिनको हमने ना हमने रिक्वेस्ट करी, क्रेडिट एजेंसी ने खुद ही हमें दी है, तो दैट इज द अनसोलिसिटेटेड रेटिंग्स। अगर ऐसी कोई रेटिंग्स है तो उसको हमने क्या करना है, यूज नहीं करना है। ठीक है, उसको सोलिसिटेटेड रेटिंग्स तब कहा जाएगा जब जिसने भी इशू किया इंस्ट्रूमेंट उसके पास रिक्वेस्ट गई हो कि हाँ पर हमें क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करो, और जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड की गई वो बोरोवर द्वारा एक्सेप्ट की गई, उसको ही हम क्या बोलेंगे, सोलिसिटेटेड रेटिंग बोलेंगे। एंड सिर्फ सोलिसिटेटेड रेटिंग्स ही रिस्क वेट कैलकुलेशन की तरफ हमने यूज करनी है। अनसोलिसिटेटेड जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो रिस्क वेट कैलकुलेशन के लिए हमने एक्सेप्ट नहीं करनी है। ओके,
अगला आता है हमारे पास यूज ऑफ मल्टीपल क्रेडिट असेसमेंट। जैसे मैंने अभी बोला था कि बैंक्स को भी ये बताना है कि आप वो कौन कौन सी क्रेडिट एजेंसीज यूज कर रहे हैं, वो एक या एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो वो एक यूज कर रहे हैं तो जो रेटिंग आएगी रिस्क वेट उसके बेसिस पे साइन हो जाएगा। अगर वो दो यूज कर रहे हैं तो दोनों में से जो हायर होगा उसके बेसिस पर इसका साइन हो जाएगा। अगर तीन या तीन से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जो सेकंड लोएस्ट रिस्क वेट होगा हमने वो यूज करना है। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इज बेसिकली क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए जो यूज की जाने वाली टेक्निक्स हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, की क्रेडिट रिस्क को किस तरीके से कम किया जाए, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए काफी ज्यादा टेक्निक्स हैं, ओके, बट हमें ये देखना है कि जो जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क, वो हमारी जो लीगल सर्टेनिटी है उसकी जो, ताकि जो मतलब बेसिकली जो भी हम टेक्निक यूज करें फॉर द क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन वो क्या है, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमने रह के करनी है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स यूज करते वक्त कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को हमने ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर हम क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं उसको एट पार विद नॉर्मल ट्रांजैक्शन ही हमने डील करना है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, उनके लिए कोई स्पेशल हमने कैपिटल हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट उनको नहीं देनी है, उनको एज अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन ही हमने क्या करना है उसको डील करना है, ठीक है। जो सीआरएम का इफेक्ट है, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन का इफेक्ट है, उसको डबल काउंट नहीं करना है कि अगर आपने एक बार सीआरएम में भी काउंट कर लिया और फिर रेगुलेटरी पर्पस के लिए जब कैपिटल नहीं कर रहे तब भी काउंट कर लिया, तो दो बार काउंट नहीं करना है, उसको क्या करना है एक ही बार हमने डील करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ओनली रेटिंग्स अलाउड नहीं होगी। प्रिंसिपल ओनली रेटिंग्स मतलब कि उसके अंदर जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का ध्यान रखा गया, एक प्रिंसिपल फैक्टर का ध्यान रखा गया, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया गया। अगर उसके बेसिस पर कोई रेटिंग्स आती हैं तो उसको हम सीआरएम फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लेंगे, रीजन बीइंग कि उसके अंदर सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया, तो वो सारे क्रेडिट रिस्क को अच्छे तरह से मिटिगेट नहीं कर पाएगी, ओके। जब हम सीआरएम टेक्निक्स यूज करते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है, जो हमारा क्रेडिट रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको बोल सकते हैं रिड्यूस हो सकता है, ट्रांसफर हो गया। बट इसके अंदर एक दिक्कत क्या रहती है, क्रेडिट रिस्क तो हमारा दूर हो गया बट कुछ रिस्क लाइक रेजिडुअल रिस्क है वो रह जाते हैं। रेजिडुअल रिस्क में क्या क्या चीजें आती हैं, लीगल, ऑपरेशनल, लिक्विडिटी, मार्केट रिस्क। तो बेसिकली जब हम क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक लगा रहे हैं तो उससे हमारे क्रेडिट रिस्क तो कम हो गए, बट जो उसके अलावा रेजिडुअल रिस्क लाइक ऑपरेशनल, लिक्विडिटी एटसेट्रा, उनको हम क्या करते हैं डील नहीं कर पाते हैं। तो बैंक को क्या बेसिकली क्या करना है, आप सीआरएम तो करो, क्रेडिट रिस्क अपना मिटिगेट करो, बट उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करो कि जो ये बाकी रिस्क रहेंगे उनके साथ भी क्या हो, प्रॉपर उनकी डीलिंग हो, उनको भी प्रॉपर टाइम पे क्या किया जाए, कम करा जा सके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल सर्टेनिटी, कि हमने लीगल जो सीआरएम करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन और कौन कौन से मिनिमम स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहला जो ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो भी पार्टीज के बीच में हुए हैं वो क्या है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ एक ही पार्टी की भी बाइंडिंग है तो एक ही पार्टी अपना पार्ट प्ले करे कंपलसरी, दूसरी पार्टी को हम क्या कर पाए, उसको लीगली एनफोर्स ही ना कर पाए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, लीगली एनफोर्सिएबल भी होने चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या है, सफिशिएंट और वेल डॉक्यूमेंटेड लीगल रिव्यू हो चुका हो, लीगली बेसिस पे वो सारे डॉक्यूमेंट क्या हो, चेक हो चुके हो, ठीक है। जो वेरिफिकेशन हुई है वो लीगल बेसिस पे होनी चाहिए, बाइंडिंग नेचर की होनी चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए किसकी, डॉक्यूमेंट्स की, एंड इन केस किसी चीज़ की जरूरत है या वो भी आप डिमांड करो, एंड रेगुलरली बेसिस पे उनका क्या करते रहो, फर्दर रिव्यू। अगर आपको लगता है कि जरूरी है फर्दर रिव्यू तो आप क्या करो, उसका फर्दर रिव्यू कर लो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स इन केस ऑफ कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शंस। कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन इज बेसिकली क्या होती है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा या एक्सपोजर, कोई ऐसा लोन जिसके अगेंस्ट आपने कोई कोलेटरल प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज द कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन। सो अगर आपने डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़नी है तो क्रेडिट एक्सपोजर इज हेज्ड इन होल इन पार्ट बाय कोलेटरल, कि क्रेडिट एक्सपोजर था उसके अगेंस्ट आपने चाहे पार्ट्स में या चाहे फुली में क्या दे रखी है, कोलेटरल दे रखी है, उसको हेज कर रखा है, मतलब रिस्क को कम करने के लिए आपने उसके क्या है, कोलेटरल प्रोवाइड कर रखी है। जो आपकी कोलेटरल है उसके ऊपर क्या है, स्पेसिफिक लियन है कि ये इसके अगेंस्ट गिरवी है। उस केस के अंदर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन किस तरीके से होगी हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हमें दो अप्रोचेस रिकमेंडेड है। दो अप्रोचेस कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज सिंपल अप्रोच, सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सिंपल अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्रेडिट रिस्क हुआ, फॉर एग्जांपल एक लोन है, लोन अगेंस्ट बिल्डिंग है, बंदे ने लोन लिया सपोज 1 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में अपना घर गिरवी रख दिया, उसने अपना लोन लिया उसने 1 करोड़ का अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो निकल के आती है सपोज 1.5 CR की, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच क्या बेसिकली क्या कहती है, हमारा क्रेडिट रिस्क कितने का, 1 करोड़ का, कि हमने पैसा कितना दिया, 1 करोड़ का। तो जो रिस्क है हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कोलेटरल की वैल्यू लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे 20% का फ्लोर, मतलब 20%। हम ये नहीं मानेंगे कि 1.5 करोड़ की अगर वैल्यू तो 1.5 करोड़ ही हमें रियलाइज होने वाला है, उसके अंदर से 20% का हम मार्जिन रख लेंगे कि 1.5 करोड़ में से 20% भी अभी मेरा रिस्क है। तो 1.5 करोड़ का 20% हो गया 30 लाख, तो आप क्या कहेंगे 30 लाख का भी मेरा भी रिस्क है एज पर द सिंपल अप्रोच, कि आपको उसके अगेंस्ट पूरी कोलेटरल आ चुकी है बट उसके बाद भी आपका क्या है, रिस्क है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो अप्रोच निकल के आती है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बेसिकली क्या कहती है,
कोलेटरल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लो और उसको बेसिकली क्या करो, जितना आपका रिस्क है, जितना आपका क्रेडिट एक्सपोजर है उससे माइनस कर दो, उससे लेस कर दो, तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, क्रेडिट एक्सपोजर नेट आ जाएगा, जितना आपका टुवर्ड्स द क्रेडिट रिस्क कैपिटल एक्सपोजर है वो आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल अप्रोच में बेसिकली क्या है, आपने जितनी कोलेटरल है उस पर 20% फ्लोर लगा देना है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या कहती है, जितनी कोलेटरल की वैल्यू है उसको एक्सपोजर में से क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ही अडॉप्ट करनी है। आप कॉम्प्रिहेंसिव अडॉप्ट के अलावा सिंपल अप्रोच को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच करने का फायदा क्या होता है कि हम अपने रिस्क को इजीली मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, कि हम अपना जो क्रेडिट एक्सपोजर है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, जो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन करनी है वो काउंट टू काउंट बेसिस पे करनी है, पूरे पे नहीं करनी है, पर अकाउंट देखते हुए हमें वो जो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन है उसकी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वही एडजस्टेड एक्सपोजर। सबसे पहले अपना एडजस्टेड एक्सपोजर निकालो। एडजस्टेड एक्सपोजर की वही कि कितना आपने एक्सपोजर दिया उसमें से कितना पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो भी उसके एडजस्टमेंट्स करके क्या आएगा, एडजस्टेड एक्सपोजर आएगा। एडजस्टेड एक्सपोजर निकाल लो। अब अपनी कोलेटरल जितनी रिसीव हुई है उसकी वैल्यू निकाल लो। सेकंड, उनमें से जो पॉसिबल फ्लक्चुएशन हो सकती हैं उसकी एडजस्टमेंट्स करो। जो पॉसिबल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको बोलते हैं हेयर कट्स। कि सपोज आज मैंने एक बिल्डिंग बाय करी है, वह मुझे बिल्डिंग एक गिरवी रखी गई है जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है। फ्यूचर में हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो वो क्या है कि पॉसिबल फ्यूचर फ्लक्चुएशन, उसको मैं बोलूंगा हेयर कट। लाइक आज एक बिल्डिंग है उसकी सपोज एक एसेट है जो मेरे पास गिरवी रखी गई, उसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए। इन फ्यूचर देयर आर चांसेस कि उसकी वैल्यू हो जाए 1.5 करोड़ रुपए। तो 50 लाख का क्या हुआ, पॉसिबल फ्यूचर फ्लक्चुएशन है, उसको मैं क्या बोलूंगा, हेयर कट। कि जो इस केस के अंदर मेरा हेयर कट कितना हो, 50 लाख का। तो अगर हेयर कट्स हैं तो उसकी क्या करो, आप बेसिकली क्या करो, एडजस्टमेंट करो। हेयर कट्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वॉलेटिलिटी एडजस्टेड अमाउंट्स। की अगर वॉलेटिलिटी आती है तो क्या क्या एडजस्टेड अमाउंट्स हो सकती हैं, तो अमाउंट्स किस किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं हेयर कट। तो बेसिकली जो हेयर कट होता है जब वो एक्सपोजर की तरफ डील किया जाता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं प्रीमियम फैक्टर। कि लाइक आज मैंने लोन दिया 1 करोड़ का, इन फ्यूचर ये लोन इतना बढ़ जाएगा और इतना मुझे वापस नहीं आएगा, तो वो बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए जब हेयर कट यूज होता है इन केस ऑफ एक्सपोजर तो वो एज अ प्रीमियम फैक्टर यूज होता है। बट जब हेयर कट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कोलेट्रल, तो जैसे अभी एग्जांपल ली थी 2 करोड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ तक आ गई, तो उसमें से मैंने वैल्यू माइनस करी, तो उस केस में जो हेयर कट है वो क्या बन जाता है, हमारा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करा, अपना एडजस्टेड एक्सपोजर निकाला, अपनी कोलेट्रल की वैल्यू निकाली, उसके अंदर अपनी हेयर कट की क्या करी, एडजस्टमेंट करी, ऐड करना था ऐड किया, लेस करना लेस किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई लगती है कि कोई और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट करनी चाहिए, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, सपोज जो एक्सपोजर और कोलेट्रल है वो अलग अलग करेंसीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं सपोज स्टेट बैंक की ब्रांच हूँ और ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझसे जो लोन लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिया गया, बट उसके अंदर जो कोलेट्रल प्रोवाइड किया गया वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड किया गया। तो दोनों कंट्रीज के अंदर करेंसीज अलग अलग है, करेंसीज के रेट अलग अलग है, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर भी हो सकता है। तो उसके करके भी अगर कोई डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हो सकती है तो हमें उसको भी क्या करना है, उसके अंदर डील करना है और उसके बेसिस पे हमने क्या है, अपना क्रेडिट एक्सपोजर निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम देख रहे हैं जो हमने कोलेट्रलाइज्ड सिक्योरिटीज पढ़ी उसके अंदर हमने क्या कहा कि हमारी एसेट्स के अगेंस्ट क्या दिए गए हैं, कोलेट्रल प्रोवाइड किए गए हैं। तो कौन कौन सी चीजों को हम ये कहेंगे कि वो कोलेट्रल का पार्ट है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल कोलेट्रल के लिए एलिजिबल है। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया, किसान विकास पत्र या एनएससी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं जिनका लॉक इन पीरियड, जिनके ऊपर लॉक इन पीरियड नहीं है, लॉक इन पीरियड जिनका खत्म हो चुका है। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, किसी ने भी लाइक एलआईसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी है तो उसके बेसिस पे भी मैं क्या है, लोन ले सकता हूँ। उसके अलावा डेट सिक्योरिटीज जो रेटेड है, अनरेटेड सिक्योरिटीज, ऐसी अनरेटेड सिक्योरिटीज जो क्या है, स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और कुछ रीसिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो क्रेडिट रेटेड है या नहीं है, उनके ऊपर क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो फाइनेंशियल कोलेट्रल का पार्ट नहीं बनते हैं। कोई भी रीसिक्योरिटाइजेशन एसेट्स, चाहे वो रेटेड हो, अनरेटेड हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक एसेट वो रीसिक्योरिटाइजेशन एसेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो फाइनेंशियल कोलेट्रल का पार्ट नहीं बन सकती, ठीक है। अब हमने जो हेयर कट्स की बात करी कि आपने जो एडजस्टमेंट हो सकते हैं उनके साथ डील करना है, तो हेयर कट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका इस स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट। स्टैंडर्ड सुपरवाइजरी हेयर कट में क्या है कि बेसल कमेटी ने बता दिया कि जो आपका इतना हेयर कट है, आप उसके ऊपर हेयर कट इतना हेयर कट लगाना है, दैट इज की स्टैंडर्ड है। सेकंड, बैंक अपनी इंटरनल एस्टिमेट्स के बेसिस पे अपने हेयर कट्स भी क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे ओन एस्टिमेटेड हेयर कट्स, ओके, ठीक है। उसके बाद इस क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स जिसके अंदर आता है ऑन बैलेंस शीट नेटिंग,
कि बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स को आपस में क्या कर देना, नेट कर देना। उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिट नेटिंग मिटिगेशन टेक्निक्स ऑन बैलेंस शीट नेटिंग, मतलब कि बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स को आपस में क्या कर देना, नेट कर देना। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी जाती है, लाइक सपोज एक एसेट है, उसके अगेंस्ट एक लियन किया गया, तो इधर से मेरी एक एसेट खड़ी होगी, उसके उसके अगेंस्ट एक कोलेटर खड़ी होगी, मैं दोनों को कर सकता हूँ, नेट करके दिखा सकता हूँ। वो किन किन चीजों को किया जा सकता है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो ऑन शीट नेटिंग है वो किन किन चीजों पे करी जा सकती है, लोन एंड एडवांसेस या डिपॉजिट्स के लिए ही सिर्फ की जाती है, सिर्फ उनके लिए ही क्या है, परमिट की गई है। उसके अंदर भी क्या कंडीशन है कि जो एग्रीमेंट्स है वो लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए, एंड जो उनपे है क्या, लियन वो क्रिएट होना, लियन क्रिएट हो चुका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एग्जांपल ली, लोन लिया मैंने सपोज 1 करोड़ का, ठीक है, उसके अगेंस्ट मेरी कोलेटर खड़ी है सपोज 50 लाख की, तो मैं उसको नेट करके दिखा सकता हूँ, उसकी नेटिंग ऑफ करके अपना रिस्क एक्सपोजर है वो दिखा सकता हूँ। ओके, इसके अंदर क्या क्या हमने कंडीशंस को मीट करना है। कैपिटल ये बेसिकली क्या है कि ये नहीं कह रहे कि हमने आप बैलेंस शीट पे आपको उसको किस तरह प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट पे तो वो पूरा लोन ही दिखेगा कि लोन है 1 करोड़ का। ये हम तब कह रहे हैं जब हमने अपनी क्या निकालनी, कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है कि इस लोन के अगेंस्ट मुझे कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट मेरे पास होनी चाहिए, उस टाइम पे मुझे नेट करना है। बैलेंस शीट के टाइम पे नेट नहीं करना है, जब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं तब सिर्फ उसी टाइम पे हमने सिर्फ नेट करना है। ओके, जैसे इसमें था कि लोन था 1 करोड़ का, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज थी सपोज 1.5 करोड़ की, तो आप ये नहीं है कि 1 करोड़ मैंने 1.5 करोड़ करके -5 करोड़ दिखा दो बैलेंस शीट पे, नहीं, वो वहां 1 करोड़ ही दिखेगा। बट जब मैं अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालूंगा तब मैं कहूंगा कि मुझे इस लोन के अगेंस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत कम है, रीजन बीइंग मेरे पास इसके अगेंस्ट प्रॉपर कोलेटरल खड़ी हुई है। ओके, तो जब जो ये नेटिंग ऑफ है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे, उसके वो करने के लिए हमें कौन कौन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, लीगल बेसिस पे होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, एनफोर्सेबल होने चाहिए। एनफोर्सेबल बेसिकली कि अगर वो बंदा लोन ना दे तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स एनफोर्स करा के उसकी जो एसेट है उसको बेच के अपने पैसे क्या कर सकूं, रिकवर कर सकूं। ठीक है, और जो बैंक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी लीगली एनफोर्सेबल हो, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो। सेकंड, बैंक्स चाहें अगर बैंक्स किसी भी टाइम के ऊपर अपने लोन्स और उसके अगेंस्ट कौन सी कोलेटरल है उनको क्या कर सके, सेपरेट कर सके, क्योंकि बेसिकली प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द एसेट्स एंड देयर कोलेटरल्स। उसके अलावा जो बैंक्स हैं उनके जो भी रेलिवेंट एक्सपोजर है उसको उसने क्या करना है, मॉनिटर करना और क्या करना है, कंट्रोल करना है। और उसके साथ जो भी रोल ऑफ रिस्क हो सकता है, रोल ऑफ रिस्क बेसिकली वही कि काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क, अगर बंदा पैसा ना दे तो क्या क्या रिस्क काट सकते हैं, अगर कोई रोल ऑफ रिस्क है तो उसको भी क्या करना है, अपने मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है। तो अगर आप ये 4 अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, जो आपकी ऑन बैलेंस शीट नेट आइटम्स है, तो उनको ऑन बैलेंस शीट आइटम्स है, जब आप उनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हो तो उनको आप क्या कर सकते हो, नेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स इन केस ऑफ गारंटीज। गारंटीज के केस के अंदर क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स किस तरीके से लगती है। सबसे पहले जो गारंटीज डायरेक्ट हो, एक्सप्लिसिट हो, इरिवोकेबल हो एंड अनकंडीशनल हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उस वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, हमने वो देखनी है। ठीक है, ऐसी गारंटीज जो कि सपोज मैंने किसी के अगेंस्ट गारंटी दी, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 3 इज बैंक, 2 और 1 के अंदर आपस में डील हो रही है कुछ भी, तो मैंने बेसिकली गारंटी 1 को गारंटी दी कि इनकेस अगर 2 पैसा नहीं प्रोवाइड करेगा तो बेसिकली किसकी गारंटी होगी, 1 की। सॉरी, इसको उल्टा पढ़ते हैं इसके लिए। सो दिस वाज नॉट अबाउट कि मैंने किसी को गारंटी दी, दिस वाज अबाउट कि बैंक्स को अगर किसी ने गारंटी दे रखी है, सपोज पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, पार्टी 3 बैंक है, पार्टी 2 ने बैंक से क्या लिया, पार्टी 1 ने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, बैंक। अगला हमारे पास टॉपिक है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इन केस ऑफ गारंटीज। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि कौन कौन सी गारंटीज के, अगर हमें किसी ने गारंटी दी है लोन के अगेंस्ट तो उसके अंदर हमने उसको किस तरीके से हमने डील करना है। सपोज ये बैंक है, ठीक है, बैंक ने लोन दिया पर्सन ए को। ओके, तो बैंक क्या करता है, जनरली गारंटी प्रोवाइड करता है, तो बैंक पर्सन बी ने ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक को क्या दे दी, गारंटी दे दी। उसके अगेंस्ट हमने किस रिस्क एक्सपोजर किस तरीके से डील करना है, रिस्क वेट्स किस तरीके से साइन करने हैं, हम वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर जो रिस्क वेट है, सपोज जो गारंटर है, इस केस में क्या होगा, हमने जो बेसिकली एक्सपोजर हो गया हमारा गारंटर की तरफ हो गया, क्योंकि अगर पर्सन ए इस केस में पैसा नहीं देगा तो हमने पैसा किसका लेना है, बी से पैसा लेना है। तो इसके अंदर हम रिस्क वेट्स बेसिकली वैसे ही जैसे हमने पहले कंपेयर कर रहे थे, रिस्क वेट हम कंपेयर करेंगे फॉर द ए एंड फॉर बी। जनरली क्या है, रिस्क वेट किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ, क्योंकि इसने क्या दिया, गारंटी दी है। ठीक है, बट इन एनी केस जो रिस्क, अगर जो बी का रिस्क वेट है वो ए के रिस्क वेट से ज्यादा हो जाता है, जो ओरिजिनल बायर है उसके रिस्क वेट से ज्यादा हो जाता है, तो हम उस केस में जो रिस्क वेट है वो किसका ही मानेंगे, ओरिजिनल बायर का ही मानेंगे। उस केस में हम गारंटर का जो रिस्क वेट है वो नहीं लेंगे, हम यही नहीं कहेंगे कि जो हमारा रिस्क है वो गारंटर की तरफ है। उस केस में जो एक्चुअल बोरोर है उसकी तरफ ही हो जाएगा, क्योंकि जो गारंटर है वो हमें ज्यादा रिस्क एक्सपोज कर रहा है, उसकी तरफ हमारा ज्यादा क्या होने वाला है, क्रेडिट रिस्क हो जाने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर क्या आता है, मार्केट रिस्क को हम अगर ब्रॉडली डिफाइन करें
तो मार्केट रिस्क इज बेसिकली मार्केट प्राइसेस के अंदर आने वाले चेंजेस के करके जो भी ऑन बैलेंस शीट आइटम्स या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में जो भी इफेक्ट आता है दैट इज नोन एज द मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क के दो पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटीज, अगर इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटीज के अंदर इंटरेस्ट रेट में कोई डिफरेंस आता है उसके करके आने वाला रिस्क। सेकंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन करेंसीज के अंदर रेगुलरली डीलिंग होते रहते हैं, उनके प्राइसेस रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, उनके करके अगर कोई प्राइसेस में चेंज आया, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क उठा, तो हम उसको किसके अंदर काउंट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क प्लस इंटरेस्ट रिस्क मिला के क्या बन जाता है, हमारा मार्केट रिस्क बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले स्कोप एंड कवरेज ऑफ कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क। कैपिटल चार्जेस बेसिकली कि आपको अपने मार्केट रिस्क की तरफ कितनी अपने पास कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बेसिस पे क्या करनी है, अपनी कैपिटल उनके लिए कैपिटल चार्जेस क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो बैंक से कहाँ दिखेंगे, ट्रेडिंग बुक के अंदर और बैंकिंग बुक्स के अंदर। ओके, तो ट्रेडिंग बुक के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमने कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए यूज करना है। तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी एसेट्स की। ऐसी कैटेगरी कौन कौन सी थी, हेल्ड फॉर मेच्योरिटी जो आपने मेच्योरिटी तक होल्ड करनी है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ऐसी सिक्योरिटी जो आपने ट्रेडिंग के लिए होल्ड करनी है। थर्ड वन वाज अवेलेबल फॉर सेल, ऐसी कैटेगरी जो दोनों के बीच का पार्ट है, मेच्योरिटी तक आप होल्ड नहीं करने वाले हो, रेगुलरली उसको क्या करना है, ट्रेड भी नहीं करने वाले हो। तो इसके अंदर जो आपने हेल्ड टू मेच्योरिटी वाली कैटेगरी उसको नहीं लेना। उसके अलावा जो दोनों कैटेगरीज थी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी एंड अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी, इन दोनों को आपने लेना है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए। उसके अलावा आपके पास जो ओपन गोल्ड पोजीशन है उनको लेना है, ओपन फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट्स उनको लेना है, ट्रेडिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स आपने उनको लेना है, और आपने कोई ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर के अंदर हैजिंग के लिए डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं तो आपको उसको लेना है। इन छह को मिला के हमारे पास क्या बनता है, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हमने क्या करना है, कैपिटल चार्ज इंक्लूड करना है, कैपिटल चार्ज हमने क्या करना है, बनाना है। ठीक है, जब हम अपना मार्केट रिस्क एनालाइज कर रहे हैं वो ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए। जो भी हम अपनी हमारी कैपिटल वो ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस है वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है तो हमारा रिस्क भी डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, तो आपने उसको डेली बेसिस पे वैल्यू और एनालाइज करना है। ठीक है, और उस वैल्यू मैनेज करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बननी है। तो अगर आप अपना रिस्क डेली एनालाइज कर रहे हो, तो आप डेली मैनेज करना चाहते हो, तो आपको जो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या है, कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। कंटिन्यू बेसिस पे आपको क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। इसके अंदर कंटिन्यू बेसिस का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ द क्लोज बिजनेस डे, कि जिस दिन बिजनेस डे क्लोज हुआ उस दिन के बेसिस पे आपको अपना रिस्क निकालना है, और उसके बेसिस के ऊपर आपको क्या अपनी कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, उसके अंदर एक ये पार्ट आता है, सपोज कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो मेच्योर हो चुकी है बट फिर भी उसका पैसा नहीं है। लाइक एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि after 90 days after 3 months I'll receive amounts rupees, like suppose एक पर्सन है वो बैंक को 5 करोड़ रुपए देगा। ओके, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई, बट वो अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो बैंक को कितना मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा। सपोज आफ्टर दैट टाइम वो कंडीशन पूरी हो जाती है बट वो बंदा पैसा ही नहीं देके आता। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, हमारा जो मार्केट रिस्क था वो तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ट्रांजेक्शन ही मैच्योर हो चुकी है। जो ट्रांजेक्शन है वो उसके बाद मार्केट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा कैपिटल रिस्क है जो मार्केट रिस्क है वो क्या खत्म हो गया, बट मार्केट रिस्क तो खत्म हो गया बट हमारा जो क्रेडिट रिस्क है वो भी खत्म नहीं हुआ। तो इन केस अगर ऐसा केस आता है, जैसे एनपीएस की क्या प्रोविजन होती है, अगर 90 डेज तक आपको मनी रिसीव नहीं होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनपीएस बोल देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो गया, पैसा आना चाहिए था, पैसा टाइम के ऊपर नहीं आया। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है एंड 90 डेज तक पैसा नहीं आता है तो उस एसेट को हम क्या बोल देते हैं, एनपीएस के अंदर काउंट कर देते हैं, एट पार विद एनपीएस उसको हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज जो हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होने के करके क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उनके ऊपर उनके लिए हमने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स करनी है, जो हमने कैपिटल चार्ज लगाना है उसको किस तरीके से मेजर करना है। ठीक है, तो जो कैपिटल चार्ज है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो किस पे लगेंगी, जो ट्रेडिंग बुक की जो हमने आइटम्स अभी पढ़ी उनकी करंट मार्केट वैल्यू पे, करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हमने क्या करना है, कैपिटल चार्ज लगाना है। हमने उसको क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर मार्क टू मार्केट वैल्यू लेके आना है। हमने एक्सपोजर नॉर्म्स में भी पढ़ा था कि डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग बुक के आइटम्स को, जो हमने आइटम्स पढ़े उनको डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूज के ऊपर लेके आना है। ठीक है, मार्क टू मार्केट वैल्यू लेके आने के लिए किसकी गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है, आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क निकालते हैं, उसके अंदर 2 तरीके के रिस्क कैलकुलेट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक रिस्क, सेकंड वन इज जनरल मार्केट रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क इज बेसिकली कि जिस पर्सन ने या जिस एंटिटी ने वो सिक्योरिटी इशू करी है, उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड उठने वाले जो रिस्क है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस ने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करा हुआ था, हमने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टिंग कर रखी थी, जनरली वो ट्रेडिंग बुक के अंदर शो भी हो रहा होगा। ठीक है,
सपोज रिलायंस के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है, ऐसी कोई पॉलिसी आ जाती है जिससे रिलायंस पे एडवर्सली इफेक्ट आता है, तो उसके करके जो इफेक्ट उठा वो सिर्फ रिलायंस पे आएगा, पूरी इंडस्ट्री पे नहीं आएगा, पूरे मार्केट पे नहीं आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक रिस्क है, स्पेसिफिक रिस्क स्पेसिफिक टू द इशूअर, स्पेसिफिक टू द रिलायंस इस एग्जाम्पल के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी आ सकता है, लॉन्ग पोजीशन के अंदर भी आ सकता है। उसके अलावा होता है जनरल मार्केट रिस्क। जनरल मार्केट रिस्क वही कि ऐसे फैक्टर जो एक पर्टिकुलर इशूअर से रिलेटेड ना होकर पूरे के पूरे मार्केट से रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने जो भी कैटेगरी पढ़ी थी अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी, अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी के लिए जब हम कैपिटल चार्ज निकालेंगे तो कैपिटल चार्ज तो उसके अंदर हमने दो चीजों को कंपेयर करना है। दोनों चीजों में से जो चीज हायर आएगी तो हमने उसके बेसिस पे अपना क्या है कैपिटल चार्ज फॉर द मार्केट रिस्क क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके अंदर तो सबसे पहले तो सिक्योरिटीज को ये मान लो कि वो HFT कैटेगरीज की हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरीज की हैं, और फिर उनके बेसिस पे उनका स्पेसिफिक चार्ज निकाल लो और उसके अंदर जनरल मार्केट रिस्क को क्या कर दो, ऐड कर दो। अपनी जो अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरीज हैं उनको मान लो कि वो HFT कैटेगरी से हैं, उसके बेसिस पे उसका स्पेसिफिक रिस्क निकाल लो, जनरल मार्केट रिस्क निकाल लो, दोनों को ऐड करके जो कैपिटल चार्ज आएगा उसकी वैल्यू निकाल लो, पहली। सेकंड, उनको ये मानो उनका क्या अपना अल्टरनेटिव टोटल कैपिटल चार्ज निकाल लो और उसके उन दोनों का क्या करो, कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो, जो वैल्यू हायर आएगी उसको क्या बोलेंगे, ये ऐसी एसेट जो AFS कैटेगरी है उसका जो कैपिटल चार्ज है वो इन दोनों के हायर की तरह कैलकुलेट होगा। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक है जनरल मार्केट रिस्क। एक हमने पढ़ा स्पेसिफिक रिस्क, अब आ गया जनरल मार्केट जो पूरे मार्केट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जनरल मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज किस तरीके से निकलता है, उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आपकी जो नेट शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट मतलब सेल पोजीशन, लॉन्ग मतलब बाय पोजीशन, उन दोनों को क्या करो, नेट कर दो। जितनी पॉजिटिव वाली वैल्यू जितनी नेगेटिव वैल्यू जिनको लेस कर दो, जो वैल्यू आ गई उनको बोलेंगे नेट वैल्यू, उनकी नेट वैल्यू ले लो। सेकंड, आपकी मैच्ड पोजीशंस है इन ईच टाइम बॉन्ड। मैच पोजीशन बेसिकली क्या होती है, एक ट्रांजेक्शन सपोज बाय किया, उसके पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सेल की है, दोनों का भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया, बट वो बेसिकली क्या कि काइंड ऑफ एक दूसरे से नेट ऑफ हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि $1000 है, उसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा आफ्टर 10 डेज, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है $1000 को मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा आफ्टर 10 डेज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में नेट ऑफ हो सकती हैं, ये बाय 1000 सेल है, 1000 बाय है, बट ये दोनों क्या है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हम नेट ऑफ नहीं करने की जगह इनको नेट ऑफ नहीं दिखाते, इनको क्या बोलते हैं कि क्या है, मैच ट्रांजेक्शंस है। तो अगर जो ये मैच पोजीशंस है इनका हमने क्या लेना है, स्मॉल पोजीशन लेनी है, स्मॉल प्रोपोर्शन लेना है, तब जब ये ईच टाइम बैंड के अंदर हो। लाइक जैसे इसके अंदर मैंने लिया 10 डेज दोनों सेम थी, बट अगर ये टाइम बैंड डिफरेंट हो जाता है, लाइक एक सिक्योरिटी सपोज मैंने $1000 सेल करना है इन 10 डेज और एक कॉन्ट्रैक्ट से $1000 बाय करना है इन 3 मंथ्स, तो उसके अंदर क्या टाइम बैंड जो डिफरेंट हो गया, उसके अंदर हमने क्या करना है, ऐसी पोजीशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन उठा लेना है, एक लार्ज अमाउंट उनमें से निकाल लेनी है। उसके अलावा अगर हम ऑप्शंस के अंदर डील कर रहे हैं तो उसको भी हमने क्या करना है, नेट कर लेना है। तो इन सबका टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल मार्केट रिस्क आ जाएगा कि ये हमारी जो पोजीशन है, ये पोजीशन है जो मार्केट रिस्क से क्या है, एक्सपोज्ड है, मार्केट में आने वाले चेंजेस के करके ये इन चीजों पे हमें इफेक्ट पड़ सकता है। तो बेसिकली क्या क्या चीजें लेनी है, आपकी जितनी पोजीशंस हैं उनका नेट ऑफ कर दो, ऑप्शंस में डील कर रहे हो उनके नेट ऑफ पोजीशन ले लो, अगर आपकी पोजीशंस मैच्ड हैं और वो सेम टाइम बैंड से तो उनके एक स्मॉल पार्ट उठा लो, एंड अगर आपकी पोजीशन मैच्ड है बट वो एक लॉन्ग पीरियड उनका टाइम बैंड अलग अलग है तो उनका एक लार्ज प्रोपोर्शन उठा लो। इन चारों को ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, जनरल मार्केट रिस्क आ जाएगा, ठीक है। सपोज उसके अलावा एक हमारे पास एक ये भी चीज है कि सपोज करेंसी के अंदर आप डील करो, फॉरेन मार्केट एक्सपोजर है, तो आपने हर करेंसी के लिए क्या निकालना है, कैपिटल चार्ज है वो अलग निकालना है। कैपिटल चार्ज शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच करेंसी सेपरेटली, ओके, ठीक है। एंड इन केसेस के अंदर जब आप करेंसी के लिए निकाल रहे हो, हर करेंसी के लिए अलग निकाल रहे हो, उसके अंदर क्या है, आपको नेटिंग ऑफ भी परमिटेड नहीं है, नेटिंग ऑफ आप नहीं कर सकते। या लाइक आप डॉलर का निकाल रहे हो तो डॉलर वर्सेस डॉलर प्लस या डॉलर नेगेटिव उसमें माइनस कर सकते हो। एंड सपोज अगर आप पाउंड का कर रहे हो, सपोज डॉलर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आपके पास नेट में आती पॉजिटिव एंड पाउंड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आपके पास आती नेगेटिव, आप दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो अलग अलग करेंसी के लिए आपको क्या अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। जो करेंसी अलग से पॉजिटिव में रही वो अलग से पॉजिटिव में दिएगी, जो करेंसी अलग से नेगेटिव में रही वो अलग से क्या करेगी, नेगेटिव में दिएगी। उसके अलावा अगर आप करेंसीज के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उनका बिजनेस इनसिग्निफिकेंट है तो उसके अंदर आपको सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इनसिग्निफिकेंट की क्या डेफिनेशन है, आपके टोटल फॉरेन एक्सपोजर टर्नओवर में से तो अगर 5% से ज्यादा 5% से कम आ रहा है किसी एक करेंसी से, तो करेंसी से ग्रुप ऑफ करेंसी से, तो उसको आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बट अगर आपका जो आपकी जो टर्नओवर है वो 5% से ज्यादा आ रही है किसी पर्टिकुलर करेंसी से, तो उसके लिए क्या है कि आपको अलग उसके लिए कैपिटल चार्जेस क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ओके, ठीक है। उसके अलावा
जो हमने अभी कहा कि मार्केट रिस्क कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन फॉर मार्केट रिस्क कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथोडोलॉजीज दी गई हैं। दो मेथोडोलॉजीज वही, एक तो स्टैंडर्डाइज मेथड है कि जी बेसल कमेटी ने बता दी कि इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लो। सेकंड, बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसीज पे इंटरनल मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकता है। इंडिया के अंदर जो अडॉप्ट किया गया दैट विल बी द स्टैंडर्डाइज मेथड, क्योंकि जब बेसल कमेटी इंप्लीमेंट हुई थी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस थे एंड इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, तो हमने क्या अडॉप्ट किया था, स्टैंडर्डाइज मेथड अडॉप्ट किया था। स्टैंडर्डाइज मेथड के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है मैच्योरिटी बेस्ड और होता है ड्यूरेशन बेस्ड। जो ड्यूरेशन बेस्ड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए इंडिया के अंदर जो एडवाइस किया जाता है वो कौन सा एडवाइस मेथड किया जाता है, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड यूज करने के लिए कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड में क्या होता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन की कैलकुलेशन की जाती है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली क्या होती है, प्राइस सेंसिटिविटी बेसिस के ऊपर एक हम ड्यूरेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, ड्यूरेशन को चेंज कर देते हैं और हमें उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या है, हम अपने क्रेडिट रिस्क को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओके उसके बाद हमारे पास आ रहा है कैपिटल चार्ज रिस्क फॉर इक्विटी रिस्क, कि अगर हमारे पास इक्विटी एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट कैपिटल चार्ज हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो वही कैपिटल इक्विटीज की जो वैल्यू वो किसके बेसिस पे लेनी है, हमने करंट मार्केट वैल्यूज के बेसिस पे लेनी है। ठीक है, इक्विटीज का पार्ट कौन कौन सी चीजें बनेंगी, ऐसी कोई भी चीज जो या तो जो इक्विटी है या जो इक्विटी की तरह बिहेव करती है, लाइक इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, ओके यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कमिटमेंट्स टू बाय और सेल इक्विटी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि नॉन करंट प्रेफरेंस शेयर्स को हम किसकी तरह डील करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट की तरह डील करते हैं, क्योंकि उस पर फिक्स चार्ज होता है काइंड ऑफ। तो आपको क्या है बेसिकली उसको इक्विटी का पार्ट नहीं बनाना है, प्रेफरेंस शेयर को इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर किस तरीके से कैपिटल चार्ज इंक्लूड करना है, किस तरह से बनाना है, उसकी तरह से उसकी वो मेथड यूज करके आपको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर लगाने हैं। बाकी जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बचते हैं उनके ऊपर क्या लगेंगे, इक्विटी वाले नॉर्म्स लगेंगे। इक्विटी के बेसिस पे करंट मार्केट वैल्यू निकलेगी और उसके बेसिस पे क्या होगा, कैपिटल चार्ज कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एंड जनरल रिस्क, स्पेसिफिक जो हमने अभी स्पेसिफिक पढ़ा उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट चार्ज होगा दैट विल बी 11.25%। ठीक है, उसके अलावा जो हमने जनरल मार्केट रिस्क पढ़ा, जनरल मार्केट रिस्क पे कैपिटल चार्ज होगा दैट विल बी 9%। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने अपना रिस्क निकाला, जो हमने मेथड्स पढ़े, जितना मेथड आया जितना रिस्क आया उसको 11.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका कैपिटल चार्ज फॉर स्पेसिफिक रिस्क निकला जाएगा, जिसका आपका ठीक है, जितनी आपकी ग्रोथ इक्विटी पोजीशन आई उसका आप 9% कर दोगे तो आपके पास जनरल मार्केट रिस्क निकल आएगा। ठीक है, जब आप अपना जनरल मार्केट रिस्क प्लस स्पेसिफिक रिस्क को ऐड कर दोगे वो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट रिस्क आ जाएगा। तो दोनों को प्लस मार्केट रिस्क आ गया, मार्केट रिस्क के बेसिस पे आप क्या करोगे, आपने जो रिस्क वेट दोगे और उसके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसके अंदर एक ये चीज़ है कि अगर बैंक ने कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस केस के अंदर जो स्पेसिफिक रिस्क है दैट विल बी 13.5%। उस केस में जो स्पेसिफिक रिस्क है वो कितना होगा, 13.5% होगा। ठीक है, अब कैपिटल चार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के केस में किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम देख रहे हैं। तो जो तो आपने ऊपर कैलकुलेट करा वो तो आपने करना ही करना है। तो जो ये वाला पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड वाला पार्ट, वो क्या है, एडिशन के अंदर है। तो ये चार्ज क्रिएट किया जाएगा वो एडिशन में किया जाएगा। ओके, सबसे पहले तो ऐसी ट्रांजेक्शन को रिस्क वेट हमने कितना देना, 100% देना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है, उसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज है गोल्ड की ओपन पोजीशन है उसके अंदर जो कैपिटल चार्ज होगा वो कितना होगा, 9% होगा। ठीक है, जो 9% ये लेना किसका है, बेसिकली जो लिमिट है ये एक्चुअल है, जो दोनों का है, जो हमने पढ़ा था सैंक्शन हो या एक्चुअल आउटस्टैंडिंग हो, जो भी हायर होगा वो लेना है और उसको हमने क्या लगाना है, उसके ऊपर 9% हमने लगा देना है। जब हम निकाल रहे हैं कि हमारी एक्चुअल पोजीशंस कितनी है, 9% किस पे लगाना है, तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, जो हमारी स्पॉट पोजीशन है, जो करंट की पोजीशन है उनका नेट, जो हमारी फॉरवर्डेड पोजीशन है, फ्यूचर वाली पोजीशन है उनका नेट, उसके अलावा अगर कोई करंटीज प्रोवाइड की गई हैं वो लेनी है। इस ट्रांजेक्शन्स में से कोई क्या कहते हैं इनकम या एक्सपेंसेस उठ सकते हैं, आपने वो लेने हैं। आप जिस कंट्री में डील कर रहे हो वहाँ के अकाउंटिंग कन्वेंशंस या अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि कुछ ये भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हो सकते हैं, इसको भी आपने रिकॉग्नाइज करना है, तो उस चीज़ को भी आपने लेना है। उसके अलावा आपने जो नेट डेल्टा बेस्ड इक्विवेलेंट है उसको भी आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है। डेल्टा इज अ टर्म दैट इज यूज इन स्टॉक मार्केट, कि वो बेसिकली सिक्योरिटीज कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द होल मार्केट वो हमें बताता है। तो उसके बेसिस पे भी आपने अपनी सिक्योरिटीज को करना है, एनालाइज करना है और वो भी आपने इंक्लूड करना है। इन सबको ऐड करके जितना आपका कैपिटल चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर क्या करना है, आपने 9% लगा देना है। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी पढ़ी थी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजेक्शंस, उसके अंदर अगर ट्रेडिंग बुक की जो क्रेडिट डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन है उसके अंदर कैपिटल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इसके अंदर सबसे पहले मेन तो बात वही है कि CDS है जो वो स्पेसिफिक रिस्क के लिए शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन बनाता है। ओके,
तो इस जब हम सीडीएस के लिए निकाल रहे हैं तो उसके हमने क्या लेने, नोशनल अमाउंट के बेसिस के ऊपर ही कैपिटल चार्ज को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो क्रेडिट रिस्क के अंदर सीडीएस वही था, एक प्रोडक्शन बायर होता है, प्रोडक्शन सेलर होता है। जनरली क्या होता है, जब से इस केस में एक चीज समझने वाली है, जब देखो सीडीएस हुआ, मैं प्रोडक्शन बायर हूँ, प्रोडक्शन सामने वाला सेलर है, इसके अंदर मार्केट रिस्क कैसे कैसे राइज हो सकता है, क्योंकि उसने अगर पैसे नहीं दिए तो उसने मेरे को पैसे दे देने, तो प्रोडक्शन सेलर ने मुझे पैसे देने, इसके अंदर मार्केट रिस्क किस तरीके से राइज हुआ। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये ट्रांजेक्शन हुई, जो प्रोडक्शन सेलर है वो फ्री में तो मुझे प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा नहीं, तो मुझे बेसिकली क्या लेगा, पैसे लेगा, प्रोडक्शन मनी लेगा, काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेगा। तो जो ये प्रीमियम होते हैं, ये प्रीमियम किस पे बेस होते हैं, ये मार्केट कंडीशंस के ऊपर बेस होते हैं, मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर बेस होते हैं। तो मार्केट इंटरेस्ट पे बेस्ड है, तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरफ एक्सपोज होगी, मार्केट इसकी तरफ ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सपोज होगी। तो उसके अंदर हमने क्या कैपिटल चार्ज भी इंक्लूड करना है, उसको कैपिटल चार्ज निकालना है। कैपिटल चार्ज निकालने के लिए भाई आपको क्या करनी है, नोशनल अमाउंट लेनी है, ठीक है। उसके अलावा एक टेबल 2 एक फॉर्मेट दिया गया कि आपने जो निकाला रेट, उसके अंदर जो कैपिटल चार्ज है वो उसको आपने कंसोलिडेट करना है। इंटरेस्ट रेट पे कितना कैपिटल चार्ज आया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, वही जनरल मार्केट रिस्क प्लस स्पेसिफिक रिस्क मिला के क्या बन गया, आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क बन गया। उसके बाद इक्विटी के अंदर जनरल रिस्क कितना है, स्पेसिफिक रिस्क कितना है, फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड में कितना है, ठीक है। उसके बाद जब हम फर्स्ट मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क प्लस इक्विटी प्लस फॉरेन एक्सचेंज का जो हमने थर्ड निकाला उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल कैपिटल चार्ज हमारा बन जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने इंटरेस्ट रेट निकाल लो। जनरल इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर भी दो रिस्क हमने डिवाइड कर दिए, जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क, उन दोनों को मिला के क्या बन गया, इंटरेस्ट रिस्क। ओके, उसके बाद आप आए अपने इक्विटी वाले पोर्शन पे। इक्विटी के अंदर भी आपने जनरल मार्केट रिस्क निकाला, स्पेसिफिक रिस्क निकाला। थर्ड हमने पढ़ा था कि ये दो तो आपने निकालने हैं। उसके बाद जो आप फॉरेन करेंसीज या गोल्ड के अंदर डील कर रहे हो उसके लिए उसके अंदर आपने एडिशनल से चार्ज निकालना है। आपने वो कैलकुलेट करा, इन तीनों को जब आपने ऐड कर दिया तो आपका क्या आएगा, टोटल कैपिटल चार्ज फॉर मार्केट रिस्क आ गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कैपिटल मार्केट रिस्क फॉर कैपिटल चार्ज फॉर द मार्केट रिस्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल चार्ज फॉर द ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क हम ऑलरेडी डेफिनेशन बढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली बैंक्स की जो खुद की इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल पीपल या इंटरनल सिस्टम में कोई भी फेलियर आता है उससे जो बैंक्स के ऑपरेशन पे इफेक्ट आता है, उसके करके जो रिस्क राइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल रिस्क बोल देते हैं। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर लीगल रिस्क इंक्लूड होता है, बट ऑपरेशनल रिस्क के अंदर स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशनल रिस्क इंक्लूड नहीं होते हैं, इसका पार्ट नहीं होते हैं। लीगल रिस्क में बेसिकली क्या आ जाता है कि आपने ऑपरेशंस नहीं किए, उसके तरीके से ऑपरेशंस आपके सही नहीं हुए, कंप्लाइंसेस नहीं हुए, तो आपके ऊपर क्या लग गया, फाइन लग गई, पेनल्टीज लग गई, प्यूनिटिव डैमेज लग गया एटसेट्रा। सो किसका पार्ट बन गया, लीगल का, क्योंकि आपने लीगल कंप्लाइंसेस नहीं किए तो लीगल रिस्क है। बट लीगल रिस्क अल्टीमेटली किसका पार्ट होता है, ऑपरेशनल रिस्क का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिस्क निकालने के लिए 3 मेथड्स हमें दिए गए हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट। ओके, बैंक्स को बोला गया कि बैंक कोई मैंडेटरी अप्रोच नहीं दी गई है, बैंक्स अपने हिसाब से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। बट जो बेसल गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आपको बेसिक इंडिकेटर अप्रोच की जगह कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है वो क्या है, वो बहुत सिंपल है। तो आपको वो नहीं यूज करके कोई सोफिस्टिकेटेड अप्रोच यूज करनी चाहिए, ताकि अपने ऑपरेशनल रिस्क को अच्छे तरीके ज्यादा इजिली एनालाइज कर सको, ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सको, और जितने अच्छा एनालाइज हो उतने से सब क्या कर सकोगे, उसको मैनेज कर सकोगे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन हुई थी, इंडिया के अंदर जो हमने मेथड यूज करा वो बेसिक इंडिकेटर मेथड ही यूज करा था, आरबीआई ने वही रिकमेंड किया था। ओके, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के अंदर बेसिकली आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी को असेस करेगी, एंड उसे लगता है कि क्रेडिबिलिटी कहीं जगह लैक हो रही है, कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिबल नहीं है, उसके बेसिस पे जो पिलर 2 के अंदर सुपरवाइजन कमेटी थी, सुपरवाइजन फंक्शन जो आरबीआई का था वो उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको अपने पिछले 3 साल की लेनी है ग्रोस इनकम, ठीक है। ग्रोस इनकम लेनी है और उसको क्या कर देना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 साल की ग्रोस इनकम लो, ग्रोस इनकम का एवरेज निकाल लो, एवरेज को क्या करना है, अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ग्रोस इनकम क्या होती है, बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट पे आपकी जितनी प्रोविजन उसको ऐड कर दो, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस कंटिजेंसीज एंड प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, आपके पास क्या आ गया, ग्रोस इनकम। 3 साल की ग्रोस इनकम निकाल ली, उसका एवरेज कर दिया, आपका अल्फा आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई कर देना। अल्फा रिकमेंडेड है कि आपको 15% ही लेना है, बेसल कमेटी ने बता रखा है, ठीक है। तो अल्फा आपका 15% पे फिक्स रहने वाला है। ग्रोस इनकम को 15% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर द बेसिक इंडिकेटर अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। इन एनी केस सपोज अगर आपकी ग्रोस इनकम है, अगर वो नेगेटिव में आ जाती है तो आपको वो क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है। कहीं जीरो आ जाती है तो वो भी आपको क्या कर देनी है, इग्नोर कर देनी है, ठीक है। एंड सपोज कहीं अगर नेगेटिव इनकम आ रही है और वो जो बेसल कमेटी का पिलर नंबर 1 था, पिलर नंबर 1 क्या था, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर उसके साथ इंटरफेयर करें, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आरबीआई अपना क्या है, पिलर 2 का फंक्शन सुपरविजन को यूज करेगा और उसको क्या करेगा, ठीक करवाएगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपकी फर्स्ट ईयर की जो ग्रोस इनकम थी वो थी सपोज 1500 करोड़, 2500 करोड़,
एंड 3000 करोड़। उसको आपको बेसिकली करना है 3 से डिवाइड कर देना, जो आपकी एवरेज आएगी 2500। तो एग्जांपल मॉडिफाई कर ले थोड़ी, 2500 1500 4000, तो बेसिकली होगा आपकी आगे 7000। 7000 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज ग्रोस इनकम आ गई। एवरेज ग्रोस इनकम आपकी जितनी भी आएगी उसको क्या करना, अपने 15 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेशनल रिस्क की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क अंडर द बेसिक इंडिकेटर प्रोजेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट हुआ उसको आपने रिस्क वेट कितना देना है, 12.5 आपको उसको अपना रिस्क वेट असाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो पिलर नंबर 2 है, पिलर नंबर 2 के अंदर सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है, उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एसआरपी है, सुपरवाइजन रिव्यू प्रोसेस, पिलर 2 बनाती है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा अंडर द न्यू कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क बैंक्स को ये मैंडेटरी कर दिया गया कि उनको अपना क्या बनाना है, आईसीएपी इंटरनल कैपिटल एडुकेसी असेसमेंट प्रोसेस उनको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, उनको बनाना है। इसका पर्पस क्या है, ताकि जो कैपिटल एडुकेसी के अराउंड जितने भी रिस्क है उनको क्या करा जा सके, मेंटेन किया जा सके, और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको क्या करा जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, बैंक्स को क्या करना है, अपना एक आईसीएपी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि जो उनकी कैपिटल एडुकेसी है वो जितनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, वो फॉलो हो रही हो। आईसीएपी का बेसिकली एक बेनिफिट क्या होता है, बैंक्स और रेगुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि एक्टिव डायलॉग मेंटेन रहता है कि आपने अपनी कैपिटल एक्यूरेसी मेंटेन करी नहीं करी, एटसेट्रा। ठीक है, जो आपने मेन एक्सपेक्ट्स जिनको डील करना है एसआरपी, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और आई कैप को देखते वक्त वो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहला तो पिलर 1 के अंदर हमने क्या देखा था कि आपको मिनिमम कैपिटल रेशियो क्या करनी है, मेंटेन करनी है। बट कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो जिनके अगेंस्ट हम कैपिटल रेशियो मेंटेन नहीं करते, तो उसके लिए हमने किन किन चीजों में इंक्लूड कर देना है, एसआरपी के अंदर, आईसीएबी के अंदर उनको क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। ठीक है, ऐसे रिस्क जो पिलर 1 ने बिल्कुल ही कंसीडर नहीं किए आपको वो कंसीडर कर लेने हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर जो बैंक्स की तरफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको भी आपने इंक्लूड करना है, अपने एसआरपी और आईसीएपी के अंदर इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो वही आरबीआई का पिलर 1 क्या इंश्योर कराता है कि आप एक रेगुलेटरी मिनिमम लेवल की कैपिटल क्या करोगे, मेंटेन करोगे। ठीक है, बट उसके अंदर जो मेन 3 रिस्क पे ध्यान दिया जाता है, जैसे अभी हम पढ़ के हैं, क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज क्रिएट होता है, मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज क्रिएट होता है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज इंक्लूड होता है। बट उसके अलावा कुछ रिस्क हैं उसके लिए उसको हम किसमें इंक्लूड कर देते हैं, एसआरपी और आईसीसीपी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। उसके अलावा देयर आर हाई चांसेस कि आपने पिलर 1 के अंदर जो भी रिस्क मेंटेन करे उसके अगेंस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बनाई, हो सकता है उसके अंदर क्या हो, अंडर एस्टिमेशन हो, उसके करके भी रिस्क राइज हो सकता है। उसको भी हम किस तरीके से डील कर देते हैं, अपने एसआरपी प्रोसेस के अंदर लेके उसको चीज को डील कर लेते हैं। ठीक है, जब हम आईसीएपी और सीआरआर बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सीआरआर के अंदर कैपिटल रेशियो जो हमने मेंटेन करनी है, कुछ कौन रिस्क उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, उन रिस्क को हम पार्ट बनाएंगे एसआरपी का। वो कौन कौन से रिस्क होंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, हम ट्रेडिंग बुक वाला जो पार्ट होता है वो बन जाता है सीआरआर का पार्ट, बट बैंकिंग बुक वाला पार्ट हम किस में इंक्लूड कर देते हैं, एसआरपी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क की क्रेडिट सिर्फ एक ही पार्टी को ना दिया जाए, एक ही ग्रुप या एक ही एंटिटी की तरफ कंसंट्रेट ना हो। लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, कि हमने जो भी अप्रोच पढ़ी उसके अंदर आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या करा कि आपने स्टैंडर्ड कैपिटल नॉर्म्स बना लिए, उसके अंदर हो सकता है अंडर एस्टिमेशन हो, उस रिस्क को भी डील करने के लिए किसको पार्ट बना, उस रिस्क को भी कहाँ डील किया जाएगा, एसआरपी के अंदर डील किया जाएगा। उसके अलावा मॉडल रिस्क ऑफ वीकनेस इन द क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स एंड उसके अलावा कोई भी रेजिडुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन या कोई और एक्सेट्रा कोई भी रिस्क हो सकते हैं, तो उसको हम बेसिकली इसका पार्ट बना लेंगे एसआरपी का। तो अगर हम इसको सम अप करें तो एसआरईपी सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ी, पिलर 2 क्यों आया। पिलर 1 ने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बनाई, बट जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी वो सिर्फ 3 रिस्क को कंसीडर करती थी, कौन कौन से, क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। उसके अलावा कुछ और रिस्क थे लाइक जो भी हमने पढ़े, लिक्विडिटी, सेटलमेंट, मॉडल रिस्क एक्सेट्रा। उन रिस्क को डील करने के लिए पिलर 1 के अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी, उसके लिए हम क्या लेके आए, पिलर 2 अपने पास लेके आए। पिलर 2 के अंदर हमने उन चीजों को क्या करा, इंक्लूड करा। ठीक है, इसके अंदर जो करेंसी इंड्यूस्ड क्रेडिट रिस्क होंगे उनको भी हमने पार्ट बनाना है आईसीएपी का, और आईसीएपी को डील कर, आईसीएपी जब हम कर रहे हैं, अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर हमने इस रिस्क के बारे में भी क्या करनी है, बात करनी है। आईसीएपी इंप्लीमेंट करने के लिए कोई सिंगल अप्रोच नहीं है कि कोई डिफाइन नहीं गई है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। बैंक्स अपने बेसिस पे, अपने इंटरनल सिस्टम पे, अपने इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर बैंक ने क्या है, इंडिया के अंदर जो बैंक्स है वो आईसीएपी टेलर्ड होते हैं। टेलर्ड मतलब कि अपने हिसाब से मॉडिफाई किए होते हैं, मॉडिफाइड विद रिगार्ड्स टू देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क प्रोफाइल एंड ऑपरेशन। जितना बड़ा साइज उसके हिसाब से आईसीएपी, जितना कॉम्प्लेक्स उसके हिसाब से आईसीएपी, उनकी रिस्क प्रोफाइल कैसे, ऑपरेशंस किस तरीके से हैं, उसके बेसिस पे क्या कि आईसीएपी बनाए गए हैं। ओके, इंडिया के अंदर आईसीएपी
कब इंप्लीमेंट किए गए? 31/2008 के अंदर फॉरेन बैंक्स के लिए इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। एंड इंडिया के अंदर मार्च 31 2009 से जो आईसीएपी है सभी बैंक्स के लिए क्या कर सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया गया। ओके, एक्सेप्ट किन किन को छोड़ दिया गया? लोकल एरिया बैंक्स एंड रूरल आरआरबीज को, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ दिया गया था। और 31 मार्च 2009 से इंप्लीमेंटेशन क्या कर दी गई थी, स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा जो आईसीएपी डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? आईसीएपी बेसिकली क्या होगा? आईसीएपी इज बेसिकली अ प्रोग्राम कि आप किस तरीके से करने वाले हो, इंटरनल कैपिटल एडुकेसी प्रोग्राम। उसके अंदर आपने जो अपनी कैपिटल एडुकेसी की असेसमेंट करी आपने वो बतानी है। आपने अभी असेस किया, एक तो वो आप इन फ्यूचर क्या होगा उसकी क्या करनी है, आपने प्रोजेक्शंस बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताना है कि आपने प्रेजेंटली क्या असेस करा। सेकंड आपने क्या बताना है, इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्शंस होंगी, आपने उस चीज को डिफाइन करना है। उसके अलावा जो आईसीएपी डॉक्यूमेंट्स है वो किस फॉर्मेट में, वो किस लेंथ पे होगा, वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक पे, क्योंकि बैंक्स अपने सिस्टम बना रहे हैं। हर का साइज अलग है, रिस्क प्रोफाइल अलग है, उसके बेसिस पे उनका आईसीएपी लग गया, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट और वो लेंथ है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, आईसीएपी बेसिकली आया क्यों? क्योंकि हमें किस चीज़ की जरूरत थी, इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट मेथड की जरूरत थी। इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट मेथड्स की आए क्यों? कि क्या हमारा पुराना रिस्क मैनेजमेंट इतने तरीके से वर्क नहीं कर रहा था? बेसिकली क्या था, कुछ हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी? एक तो जो बोरोअर्स और काउंटर पार्टीज के लिए थे, जो उनके जो क्रेडिट स्टैंडर्ड थे वो काफी रिलैक्स थे। हमारा जो पोर्टफोलियो था उसकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम थी। उसके अलावा जो पुराना रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन था वो इंटरनली ज्यादा फोकस करता था। आउटर साइड लाइक चेंजेस इन इकोनॉमी या अदर सर्कमस्टांसेस जिनसे काउंटर पार्टी को इफेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ क्या किया जाता था, डील ही नहीं किया जा रहा था। इसलिए हमें क्या चाहिए था, एक इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए था। ठीक है, अगर हमारा एक जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है वो अच्छा होगा तो उसकी बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे? सबसे पहले तो 2007-2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे यूएसए में, जिससे पूरा वर्ल्ड रिसेशन में आया था, उन वैसे जो क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जा सकेगा। उस क्राइसिस के बाद ही हमें ये रियलाइज हुआ था कि हाँ, हमारा जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव है तो हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, हम अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो क्रेडिट रिस्क के साथ तो देखो बैंक डील कर ही रहा है। उसके अलावा जो और रिस्क आते हैं लाइक मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क एक्सेट्रा, उनके साथ भी हम क्या कर पाएंगे, डील अच्छे से कर पाएंगे। जो हमारा क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव की सभी चीज़ों को वो इकट्ठा लेके चलता हो। उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है जो होने ही चाहिए? सबसे पहला, एक तो जो हमारा क्रेडिट रिस्क इन्वायरमेंट है उसको एस्टैब्लिश करना, पहला। सेकंड, वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू क्रेडिट ग्रांट किया जाता है वो क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कुछ किस किस तरीके से स्टैंडर्ड उसके अंदर ले डाउन हो कि आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या चेक करने के बाद आपको क्या है आप लोन्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके अलावा एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए जिससे जो हमने क्रेडिट दिए हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मेजरमेंट और उनकी क्या हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। उसके अलावा जो हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसको ये इंश्योर कराना है कि जो हमारा जो क्रेडिट रिस्क है उसको अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हमारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कैपिटल प्लानिंग। कैपिटल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कैपिटल प्लानिंग से बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मार्केट कंडीशंस हैं अगर उनके अंदर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं। सेकंड, कैपिटल प्लानिंग करते वक्त हमने इन चीजों का ध्यान रखना है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या जो भी चेंजेस हो सकते हैं मार्केट के अंदर उस चीज को क्या करना है, इनकलकेट करना है, उस चीज को उसका पार्ट बनाना है। ओके, उसके अलावा इफेक्टिव कैपिटल प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, बेसिकली अपने रिस्क को असेस करना और उस रिस्क को क्या करना, मैनेज करना। ये किसका पार्ट बन जाता है, कैपिटल प्लानिंग का। हम बेसिकली रिस्क जब मैनेज कर रहे हैं अल्टीमेटली हम अपनी किसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं। ठीक है, कैपिटल प्लानिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो हमने रिस्क कैलकुलेट करे उसके अगेंस्ट जो हमने कैपिटल एडुकेसी मेंटेन करनी थी वो मेंटेन हुई है नहीं हुई है, उसको भी हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इकोनॉमी के अंदर जो भी डाउन टर्न्स आए उससे हमारी अर्निंग्स और हमारी कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ उसको भी हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट और उनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं और उनके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, रैपिड बिजनेस ग्रोथ आई। रैपिड बिजनेस ग्रोथ होने के करके कि बिजनेस बहुत जल्दी से बढ़ा, उससे बेसिकली कुछ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े। चैलेंजेस फेस कौन कौन से? सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट के चैलेंजेस है कि ग्रोथ ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा और चांसेस फॉर डाउन टर्न ज्यादा। कि हो सकता है कि जैसे रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं, हमने अपने बोरोअर को लोन दे रखा है, वो बोरोअर ही उस लोन के साथ कोप अप ना चेंजेस के साथ कोप अप ना कर पाए और एट द एंड लॉस खा ले। तो उन चीजों के करके भी हमें क्या है, कुछ रिस्क है। ठीक है, उसके अंदर क्या कौन से रिस्क हैं? सबसे पहले तो उस रिस्क को रिस्क कौन सा आया रिस्क मैनेजमेंट का? रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आया? उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर करने के बाद मैनेज करना और मिटिगेट करना।
सो लाइक मैंने लोन दे रखा है किसी पर्सन को मार्केट में, वो सपोज डील करता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर, ओके। तो स्टील इंडस्ट्री में अगर कोई रिस्क आ रहे हैं तो वो उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी पे रिस्क आ रहा है, सॉल्वेंसी पे रिस्क आ रहा है सब। बैंक ने लोन दे रखा है तो अल्टीमेट लोन रिस्क किसका हो गया? बैंक का भी खड़ा हो गया। तो बैंक ने उस रिस्क को मैनेज करना है, तो बैंक को सबसे पहले तो रिस्क उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा वो मेरा बोरोर है, उसको रिस्क आ रहा है तो वो रिस्क कितना आ रहा है उसको मेजर करना पड़ेगा। जब पता लग गया रिस्क आ रहा है फिर उसको मेजर करो, मेजर करने के बाद उसको मैनेज करो कि कम कैसे करना है, फिर उसको मिटिगेट करो। मैनेज करना बेसिकली उसको तक कम करना, मिटिगेट मतलब उसको खत्म ही कर देना कि वो कम से कम हो सके, जितना कम हो सकता है उसको हम कम करें। तो ये हमारे पास क्या है, चैलेंजेस उठ के आए, ठीक है। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस कौन से आए? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कम होना, एसेट प्राइसेस का बढ़ जाना, दिस वर ऑल्सो सम चेंजेस थे जो हमें फेस करने पड़े ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ, ओके। उसके अलावा रिलायंस ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। रिलायंस ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में क्या है कि आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली क्या है, सीआर रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनकी रेटिंग्स के बेसिस पे क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो खुद की उनकी ड्यू डिलिजेंस होती है वो क्या होती है, बहुत लिमिटेड है। उससे बेसिकली क्या है, रिस्क ज्यादा राइज होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को चेक नहीं किया, किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बिहाफ पे, उनकी रेटिंग के बेसिस पे, उनके असेसमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी है। बैंक्स में क्या दिक्कत है, बैंक्स के पास सफिशिएंट लीगल मैनेजमेंट प्रोसेसेस ही नहीं है ताकि वो इस चीज को डील कर सके, इसी से डील कर सके। इसीलिए ही उन्हें एक्सटर्नल रेटिंग्स के ऊपर क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग का सहारा लेना पड़ता है, उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है क्योंकि उनके पास खुद के पास रिसोर्सेज नहीं है, ओके। अगला है इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। इनोवेशन हुई उससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। इनोवेशन से बेसिकली क्या, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और इलिक्विडिटी हो गई। सेकंड, हैजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी से क्या हुआ, जो वैल्यूएशन है और जो हैजिंग है वो क्या हो गई, चैलेंजिंग हो गई, ठीक है। अब मार्केट में इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा आने लग गए, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। बट है तो सारे मार्केट से डील कर रहे हैं, तो बेसिकली है कि इससे क्या हुआ, जो बैंक से वो किसकी तरफ एक्सपोज हो गए, मार्केट की तरफ एक्सपोज हो गए, और उनको लॉसेस होने के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो कॉम्प्लेक्स इनोवेशन से बेसिकली क्या हुआ, इनोवेशन से कॉम्प्लेक्सिटी और इलिक्विडिटी आई। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, इनोवेशन हुई उससे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे हमारे उनको वैल्यू करना और हैच करना मुश्किल हो गया, ओके। इन्वेस्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ गए, एंड उससे बेसिकली क्या हुआ, बैंक्स किसकी तरफ एक्सपोज हो गया, लॉस की तरफ एक्सपोज हो गया, और चांसेस फॉर द लॉस क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द अ टॉपिक जो हमने पढ़ा अभी अबाउट द आई कैप रिव्यू प्रोसेस, कि इसके अंदर हमने इन चीजों के ऊपर क्या करना है, रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी लास्ट वाली चीजें पढ़ी रिगार्डिंग द इनोवेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, चैलेंजेस फॉर रैपिड बिजनेस ग्रोथ, इफेक्टिव प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ये चीजें हैं ये पिलर 1 के अंदर इंक्लूड नहीं थी। पिलर 1 के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ 3 रिस्क डील करता है। ये भी रिस्क है जो बैंक, जिनकी तरफ बैंक क्या एक्सपोज है। इन रिस्क से डील करने के लिए हमें किन चीजों का सहारा लेना पड़ा, इन रिस्क से डील करने के लिए पिलर 2 जो भी बेसल कमेटी का था हमने उसका सहारा लिया, और उसके बेसिस पे हमने क्या करा, अपनी जो सुपरविजन प्रोसेस है उसको बनाया, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।